मित्रों नमस्कार। एक ही क्लासेस में आपका फिर से अभिनंदन। पिछले वीडियो में हमने बात की थी रीट के सिलेबस से संबंधित हम जितने भी भारतीय संविधान के आयाम हैं वो सारे के सारे पढ़ेंगे और उसी क्रम में हमारे सामने आज प्रस्तावना है, उद्देशिका या प्रीएम्बल है। मित्रों फिर से आपसे रूबरू होने का मौका मिला है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे ये भी लग रहा है कि आप लोग भी इससे काफी लाभान्वित हो रहे हैं। सो इसके बारे में आज हम चर्चा करते हैं प्रस्तावना के बारे में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना कितनी है, क्या लिखा गया है उसके अंदर और उसका इतिहास क्या रहा है, उसका स्वरूप क्या रहा है और उसकी व्याख्या किस तरीके से की गई है, ये सारी की सारी आज हम बात करेंगे। मित्रों भारतीय संविधान की प्रस्तावना के इतिहास की अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं है कि भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना है वो पहली बार डाली गई है। अगर हम भारतीय संविधान के इतिहास की बात करें तो 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का जो अधिनियम आया था, जो एक्ट आया था 1919 का, उस एक्ट में भी प्रस्तावना थी। हालांकि 1935 के श्वेत पत्र अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम जो था, उसमें कोई भी प्रीएम्बल या कोई भी प्रस्तावना नहीं दी गई थी। हालांकि भारतीय संविधान के इतिहास में वो सबसे बड़ा एक्ट था, ये हम अच्छे तरीके से जानते हैं। और उसके बाद भारतीय संविधान जो हमारे सामने प्रस्तुत हुआ और उसके अंदर भी प्रस्तावना डाली गई। अब बहुत सारे लोगों के अलग अलग इस बारे में विचार है, मैं भी उनसे सहमत हूं। जैसे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विचार कहां से लिया गया, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विचार जो हम कह सकते हैं वो यूएस के संविधान से लिया गया। और ऐसा क्यों कहा जाता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विचार यूएस संविधान से लिया गया? क्योंकि दोस्तों दुनिया के सभी संविधान, जो लिखित संविधान है, उनकी प्रेरणा का आधार यूएस संविधान ही है। क्योंकि यूएस संविधान ने ही सबसे पहले अपने संविधान में प्रस्तावना या प्रीएम्बल को रखा गया। एक तो बात हुई ये। दूसरी बात, हमारी जो प्रस्तावना है, हमारी जो प्रीएम्बल है, उसकी भाषा कैसी है? उसकी भाषा ऑस्ट्रेलियाई संविधान से मिलती जुलती है। सो ये दो तथ्य आपको याद रखने हैं। अगर इससे संबंधित एक प्रश्न बनता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विचार कहां से आया, तो वो विचार आया है यूएस संविधान से। उसकी भाषा कैसी है? उसकी भाषा है ऑस्ट्रेलियाई संविधान के जैसी। एक तो बात ये हुई, उसके बारे में हम और भी बात करेंगे आगे। लेकिन यहां पर एक और बात है कि हमारे जो प्रस्तावना है उसके अंदर स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये जो शब्द हैं, ये शब्द हमने जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है या यूं कह सकते हैं फ्रांसीसी क्रांति है, वहां से लिया है। क्योंकि फ्रेंच रिवॉल्यूशन का नारा था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, और यही नारा या इसका आंशिक रूप रूसी क्रांति में भी लिया गया था। सो ये दोनों ही बातें सच है कि जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का जो नारा है या इसमें जो ये तीनों शब्द डाले गए हमारी इस प्रस्तावना के अंदर, सो वो कहां से लिए गए? वो भी क्या है, रूसी क्रांति से कह सकते हैं या फ्रेंच रेवोल्यूशन या फ्रांसीसी क्रांति से कह सकते हैं। ये बात तो हमने बात की है कि हमारी जो संविधान की जो प्रस्तावना है उसकी भाषा है वो क्या है। इसके बारे में जो इसका इतिहास है, अगर हम देखें कि प्रस्तावना कहां जो रखी गई थी सबसे पहले और किस तरीके से ये अस्तित्व में आई। हम सब जानते हैं कि हमारी जो संविधान सभा है उसकी जो पहली बैठक है 9 दिसंबर 1946 को रखी गई थी। 9 दिसंबर को हमारे जो संविधान सभा है उसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को वरिष्ठता के आधार पे, आयु में वरिष्ठता के आधार पे, वो भी हम ये कह सकते हैं कि फ्रांसीसी जो संसद थी उसको अनुसरण करते हुए हमने क्या किया, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को उसका अस्थायी अध्यक्ष चुना। एक दिन छोड़कर एक दिन, यानी 9 के बाद 11 दिसंबर के बाद 13 दिसंबर संसद की बैठकें होती थी। संविधान सभा की बैठक होती थी। क्योंकि एक दिन वो संविधान सभा के तौर पे कार्य करती, दूसरे दिन वो संसद के तौर पे कार्य करती थी। सो 11 दिसंबर 1946 को हमने हमारी संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति रहे हैं, यूं कह सकते हैं गणतंत्र भारत के भी राष्ट्रपति रहे हैं, स्वतंत्र भारत के भी पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही रहे हैं। सो 13 दिसंबर सन 1946 को हमारे प्रथम प्रधानमंत्री, तत्कालीन अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा।
मित्रों, यहां पर एक बड़ी ही दिलचस्प बात यह है कि जब हमारी संविधान सभा का पहला दिन था, या यूं कह सकते हैं तीसरा दिन था, तो उस दिन जो हमारी संविधान सभा की कुल जो सदस्य हैं, आप सभी इस चीज से बहुत अच्छे तरीके से परिचित होंगे कि लगभग 400 के आसपास संविधान सभा के सदस्य थे, और उनमें से आधे सदस्य, या यूं कह सकते हैं आधे से कुछ ज्यादा सदस्य, 207 के आसपास जो सदस्य थे, वो उस दिन उपस्थित थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब उद्देश्य प्रस्ताव रखा, तो इसका सबसे पहला जो विरोध किया था वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था, और उन्होंने यह कहकर इसका विरोध किया था कि यदि संविधान सभा आधे से या आधे से कुछ ही ज्यादा लोगों का प्रतिनिधित्व कर रही है, तो इसका यह कतई अर्थ नहीं है कि वो पूरे के पूरे भारत का प्रतिनिधित्व कर रही है। और इस बात को चुनौती के रूप में हमारे प्रथम प्रधानमंत्री, तत्कालीन अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे चुनौती के तौर पर लिया, और उसके बाद में 22 जनवरी सन 1947, ये दोनों तारीख आप याद रखिएगा, 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के सामने रखा गया, और 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ। और इसके बारे में डॉक्टर अंबेडकर ने उन्हें बहुत धन्यवाद कहा, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू पूरी की पूरी संविधान सभा से उद्देश्य प्रस्ताव को मनवाने में सफल रहे, और यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर हमारी प्रस्तावना बनी, हमारी उद्देशिका बनी। एक तो बात ये। दूसरी बात, जो संविधान सभा है उसने जब हमारी प्रस्तावना को पारित किया, यानी हमारी जो प्रस्तावना को पारित किया, न सिर्फ प्रस्तावना को पारित किया या उद्देशिका को पारित किया, बल्कि उस दिन संविधान को भी पारित किया। जब हम प्रस्तावना को पढ़ते हैं तो प्रस्तावना के नीचे एक तारीख दी गई है, आज 26 नवंबर सन 1949। 26 नवंबर सन 1949 को हम इस संविधान को अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित करते हैं, आत्मार्पित करते हैं। क्या मतलब है इसका? इसी दिन हमने प्रस्तावना को स्वीकार किया। प्रस्तावना हमारे संविधान की उद्देशिका है, उसका एक प्राकथन है। सो उस दिन ही हमने संविधान को अंगीकृत किया, अधिनियमित किया, यानी हमारा संविधान जो है उसी दिन से लागू होता है। ये कहां लिखा गया है कि उस दिन लागू होता है? जब 26 नवंबर को 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान को अधिनियमित किया, उस दिन अनुच्छेद संख्या 394, हमारे संविधान का एक अनुच्छेद, बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, अनुच्छेद संख्या 394। तो उसमें यह बात स्पष्ट रूप से लिखी गई है कि उसका शीर्षक क्या है। मैं पहली बात यह कह देता हूं कि उसका शीर्षक क्या है। अनुच्छेद संख्या 394 का शीर्षक है संविधान का प्रारंभ। इस दिन डॉक्टर अंबेडकर ने एक प्रस्ताव रखा संविधान सभा के सामने, लेट द कॉन्स्टिट्यूशन बी पास्ड बाय असेंबली, और उसी दिन अनुच्छेद 394 के अंदर दिए गए 16 अनुच्छेद तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए। ये क्या है, ये कौन कौन से अनुच्छेद हैं, इनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। 394 और उसके अंदर दिए गए 16 अनुच्छेद, यानी कुल मिलाकर के 17 अनुच्छेद उस दिन लागू हुए। एक तो बात ये हुई। सो हमने ये देखा है इतिहास के रूप में, संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में रखे गए जो भी प्रस्ताव था उसको उद्देशिका के रूप में अपनाया। वो आज हमारे सामने है। इसकी भाषा हमने बात कर ली है, ऑस्ट्रेलियाई संविधान से ली गई है। इसका जो विचार है वो यूएस संविधान से लिया गया है। ये बातें हमने कर ली है। अब प्रस्तावना के जो रूप है, जिसका जो प्रारूप है, तो उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जो हमारी प्रस्तावना है, अगर आपको नेट पे बहुत इजीली अवेलेबल है, आप प्रस्तावना का जो रूप है वो आप नेट पे पिक्चर में या इमेज में आप देख सकते हैं। सो ये जो है, इसको अलंकृत चित्रों से सुसज्जित जो है, वो उस समय शांति निकेतन के प्रख्यात चित्रकार बी राम मनोहर सिन्हा ने उसको अलंकृत किया था। मित्रों, इस बीच में एक चीज हम ये ना भूल जाएं कि मूल संविधान आंग्ल भाषा में या अंग्रेजी में लिखा गया था। हालांकि हिंदी में भी लिखा गया था, लेकिन हिंदी का जो रूप है वो प्राधिकृत, संविधान का प्राधिकृत जो पाठ है वो उस वक्त
अधिनियमित नहीं किया गया था, वो आगे चलकर राजीव गांधी की सरकार के समय में जब किया गया था उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन हम ये बात कर लेते हैं कि जो प्रेम बिहारी नारायण राजादा है, उनकी कैलीग्राफी के अंदर हमारा पूरा संविधान ही उनकी जो कैलीग्राफी है उसके अंदर लिखा गया है। सो प्रस्तावना भी अपने आप में क्या है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा जो लिखी गई है। और उसको जो अलंकृत है, वो जो बाहर जो चित्रों से सुसज्जित किया गया है, वो बी राम मनोहर सिन्हा जो शांति निकेतन से संबंधित थे, उन्होंने इसको लिखा गया। और अगर आप प्रस्तावना का जो है वो इमेज देखें, आप चित्र देखें, तो उसमें लोअर राइट साइड के अंदर देवनागरी भाषा में उन्होंने राम भी लिखा, यानी उनके हस्ताक्षर भी हैं। ये सारी की सारी बातें हमें प्रस्तावना के इतिहास या प्रस्तावना के रूप के, मतलब जो इतिहास हमने पढ़ा है या प्रस्तावना जो तैयार होने से पहले की बातें हैं, वो सारी हमने कर ली है। अब मित्रों, इसके बारे में जो प्रस्तावना का स्वरूप है, ये हम पढ़ने जाएंगे। प्रस्तावना का स्वरूप है, आप लोगों ने बहुत बार प्रस्तावना का रूप पढ़ा होगा, बहुत बार जो है प्रस्तावना का प्रारूप देखा होगा, और आपने नहीं देखा है तो आपको देखना चाहिए। सबसे पहले हम भारत के लोग, क्या मतलब है इस चीज का? हम भारत के लोग, सीधा सा मतलब भारत के संविधान की उद्देशिका या भारतीय संविधान कहां से शक्ति प्राप्त करता है? हम भारत के लोग, भारत की जनता से। इसका मतलब क्या है कि भारत की जनता ही सर्वोपरि है। भारत की सरकार को, भारत की संसद को या भारत के संविधान को शक्ति कहां से मिलती है? वो सीधी सी बात यह है कि हम भारत के लोग यानी भारत की जनता सर्वोपरि है। उसके बाद ये तो सीधी सी बात थी कि स्रोत, या यूं कह सकते हैं शक्ति का स्रोत, भारतीय संविधान को शक्ति कहां से मिलती है। उसके बाद जो स्वरूप बताया गया है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, 1, 2, 3, 4 और 5, यानी हमारे जो संविधान है, हमारा जो संविधान है, उसमें हमारी सरकार या हमारे संसद या हमारी राज व्यवस्था को 5 प्रकार से बताया गया है। उसके बाद हमारे संविधान में नागरिकों के लिए क्या उद्देश्य दिए गए हैं, ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक बहुत बड़ा टॉपिक है। हम सबसे पहले क्या है, न्याय प्रदान कर रहे हैं। भारतीय संविधान अपने नागरिकों या भारत की लोगों की शक्ति को प्राप्त करके भारतीय लोगों के लिए ही 3 प्रकार के न्याय, ये चीज ध्यान में रखने वाली है। पहली बात हमने देखा, हमारे सरकार का जो स्वरूप था वो कितने प्रकार के, 5 प्रकार के स्वरूपों में दिया गया है। उसके बाद जो हम न्याय दे रहे हैं वो कितने प्रकार का न्याय दे रहे हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सीधा सा मतलब कि ये जो 3 प्रकार के न्याय हैं, ये हमारा संविधान अपने नागरिकों को प्रदान कर रहा है। यानी, और पहली बात ये भी ध्यान में रखना है आपको कि इनको इसी क्रम में ही याद रखना है कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अंदर जो न्याय दिए गए हैं उनका क्रम क्या है। सबसे पहले सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, इनकी इंटरप्रिटेशन या इनकी जो व्याख्या है वो हम आगे बाद में बात करते हैं। और उसके बाद भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अंदर जो स्वतंत्रता दी गई है, स्वतंत्रता 5 प्रकार की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं हमारे संविधान की प्रस्तावना के अंदर लोगों को प्रदान की गई है। हालांकि यह हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि मौलिक अधिकार के अंदर अनुच्छेद 19(1) में क से लेकर जो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है, उसमें भी सेम इसी तरीके की स्वतंत्रताएं दी गई है। सबसे पहले देखिए, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता या किसी भी उपासना की स्वतंत्रता हमारे संविधान की उद्देशिका द्वारा दी गई है। उसके बाद समानता, समता या समानता। समानता किस प्रकार की समानता? प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता। हमारी जो प्रियम्बल है उसके अंदर प्रतिष्ठा और अवसर की समानता देने के लिए इसमें उपबंध किया गया है। इसके साथ ही तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा
और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए और बंधुता को बढ़ावा देने के लिए, बंधुता इसको बढ़ावा देने के लिए, फ्रेटर्निटी को बढ़ावा देने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 को मार्गशीर्ष मिति शुक्ल सप्तमी विक्रमी संवत 2006 को एतद द्वारा हम इस संविधान को अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित करते हैं और आत्मार्पित करते हैं। इसका मतलब है कि हमारा जो संविधान है, ये संविधान एक तरीके से पूरे के पूरे, हमारा जो संविधान की जो प्रस्तावना है वो एक तरीके से पूरे के पूरे संविधान का प्रतिबिंबन करती है। ये उसका एक आईना है। इसके अलावा अगर हम देखें बंधुता, ये जो शब्द है बंधुता, आपसे इस तरीके का प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि हमारे संविधान में बंधुता कहां दिया गया है या बंधुत्व कहां दिया गया है। प्रस्तावना में दिया गया है और इसके अलावा बंधुत्व मूल कर्तव्य में भी दिया गया है। मूल कर्तव्य क्या है, मूल कर्तव्य में कहां बंधुत्व दिया गया है, हम आगे बढ़ेंगे। समानता में हमने बात की थी कि अनुच्छेद संख्या 16 उसमें भी क्या किया गया है, समानता की बात की गई है। मतलब हमारे मौलिक अधिकारों में भी समानता की बात की गई है, हमारी उद्देशिका में भी समानता की बात की गई है। इसके अलावा न्याय, जो 3 प्रकार के न्याय दिए गए हैं, उन न्याय की बात कहां की गई है, अनुच्छेद संख्या 38 अनुच्छेद संख्या 38 डीपीएसपी का भाग है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का भाग है, यानी नीति निदेशक तत्वों का भी भाग है। अगर ये प्रश्न पूछा जाता है कि हमारे संविधान में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात कहां की गई है, तो वो हमारी उद्देशिका में भी की गई है और अनुच्छेद संख्या 38 यानी डीपीएसपी में भी की गई है। तो ये तो हमारी उद्देशिका हुई, ये हमने उद्देशिका को विस्तार से यहां पे हमने देख लिया है। लेकिन इसके आगे क्या, यानी ये हमने उद्देशिका को देखा है, ये उद्देशिका आज हमारे सामने यथास्थिति में है। यानी जिस तरीके से उद्देशिका, जो उद्देशिका हमारे सामने है ये वर्तमान स्वरूप में है, ये उद्देशिका अपने वर्तमान स्वरूप में है। हम ये कह सकते हैं कि यदि ये वर्तमान स्वरूप में, इसका मतलब पूर्व में इसका स्वरूप कुछ और रहा होगा। मित्रों, गणतंत्र भारत में यानी हमारे देश में जब संविधान लागू हुआ 26 नवंबर 1949 को यह अंगीकृत किया गया और 26 जनवरी 1950 से इसे प्रभावी माना गया। तो उस समय में यह प्रस्तावना इस रूप में नहीं थी। देखिए, हमारे संविधान में मूल रूप से प्रभुत्व संपन्न और उसके बाद लोकतंत्रात्मक गणराज्य मूल उद्देशिका में यही शब्द थे। जो समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, ये जो 2 शब्द है वो शब्द एक संशोधन के माध्यम से डाले गए। देखिए, प्रभुत्व संपन्न शब्दों के, प्रभुत्व संपन्न और लोकतंत्रात्मक, इन 2 शब्दों के बीच में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष डाले गए। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि हमारे इस उद्देशिका के अंदर समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जो कि एक संशोधन के माध्यम से डाले गए हैं, वो किन 2 शब्दों के बीच में दिए गए हैं। प्रभुत्व संपन्न और लोकतंत्रात्मक गणराज्य के बीच में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द डाले गए हैं। और ये हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से ये शब्द डाले गए थे। आगे भी शब्द डाले गए हैं, हम उनकी चर्चा करते हैं। 42वां संविधान संशोधन हम जानते हैं, पूरा का पूरा 42वां संविधान संशोधन सरदार स्वर्ण सिंह समिति, इसके लिए श्रीमती इंदिरा गांधी ने सरदार स्वर्ण सिंह समिति
42वें संविधान संशोधन जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसाओं पर टिका हुआ है, या यूं कह सकते हैं उसी के अनुरूप ही यह संशोधित किया गया था। पूरा का पूरा 42वां संविधान संशोधन सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसाओं पर था। तो 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से ये परिवर्तन किए गए हैं। इसके अलावा हमारी उद्देशिका में एक परिवर्तन और किया गया, और वो क्या परिवर्तन किया गया, जहां पर हमारी उद्देशिका की भाषा पहले राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ावा देने के लिए थी, वहीं पर इसमें एकता के बाद एकता और अखंडता ये शब्द जोड़ दिया गया। ठीक ये शब्द भी 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ दिया गया था। अब अगर हम देखें तो वर्तमान में हमारे संविधान की प्रस्तावना का स्वरूप कुछ इस तरीके से है। मैं एक बार फिर से आप लोगों के लिए इसको पढ़ देता हूं। हम भारत के लोग, मतलब भारत के संविधान की शक्ति का स्रोत है भारत की जनता। हम भारत को एक प्रभुत्व संपन्न, यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि भारत की उद्देशिका में कितनी बार भारत शब्द का प्रयोग किया गया है, ये ध्यान में रखने वाली बात है। इसमें पहली ही लाइन में एक बार भारत, फिर दूसरी बार भारत दिया गया है, सो 2 ही बार भारत लिखा गया है। इसके अलावा हमारी जो प्रस्तावना है इसमें कहीं भी भारत शब्द नहीं दिया गया है, पहली ही लाइन में 2 बार दिया गया है। सो भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न मूल उद्देशिका में था। उसके बाद लोकतंत्रात्मक गणराज्य ये शब्द थे, किंतु 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसमें समाजवादी और पंथ निरपेक्ष ये 2 शब्द जोड़ दिए गए। उसके बाद अगर हम देखें तो सामाजिक, ये जो इससे नीचे का जो भाग है, जो नीचे का भाग है, ये हमारे नागरिकों के लिए है। इससे ऊपर प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य जो शब्द हैं, ये हमारी सरकार का या हमारी राज व्यवस्था का स्वरूप दर्शाता है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं न्याय की। तो हमारी जो उद्देशिका है उसके साथ साथ हमारे संविधान के डीपीएसपी में अनुच्छेद संख्या 38 में भी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। इसके अलावा जहां पे हम स्वतंत्रता की बात करें तो हमारे जो संविधान के अंदर अनुच्छेद संख्या 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है, और उद्देशिका के अंदर विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। इसके अलावा समानता की बात या समता की बात, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात की गई है। हालांकि अनुच्छेद संख्या 16 में मौलिक अधिकारों में भी समानता की बात की गई है। इसके अलावा राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता, यहां पर देखें कि मूल जो उद्देशिका थी उसके अंदर राष्ट्र की एकता ही शब्द था, अखंडता शब्द नहीं था। ये अखंडता शब्द भी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। और अगर संशोधन की बात करें तो हमारे उद्देशिका के अंदर एक ही बार संशोधन किया गया है, और ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि 18 दिसंबर सन 1976, 18 दिसंबर 1986, सॉरी माफ कीजिएगा, 18 दिसंबर 1976 को पहली बार या एक ही बार जो अभी तक संशोधन किया गया है वो हमारी उद्देशिका के अंदर संशोधन है। ये चीज हमने देखी है कि हमारे जो संविधान है उस संविधान के अंदर जितने भी संशोधन किए गए हैं या वो किस तरीके से किए गए हैं, या वर्तमान में हमारी उद्देशिका जो है वो किस स्वरूप में है, ये हमने बात की है। अब इसके अलावा अब हम देखेंगे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में विभिन्न व्यक्तियों का या विभिन्न महानुभावों के हमारे विचार क्या थे। एक तो सबसे पहले हम देखते हैं ठाकुरदास भार्गव, हमारी संविधान सभा के ही एक सदस्य थे, ठाकुरदास भार्गव। और इन्होंने क्या कहा है, भारतीय संविधान सभा की ये सदस्य थे, और इन्होंने भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कहा है कि ये भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, सबसे महत्वपूर्ण भाग कहा है। इसके अलावा इन्होंने और क्या कहा है, इन्होंने भारतीय संविधान की आत्मा कहकर पुकारा है। भारतीय संविधान की आत्मा
भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कहकर के पुकारा है? आपने बहुत बार इन प्रश्नों को देखा होगा कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। तो इसके बारे में यह है, किस व्यक्ति ने भारतीय संविधान की आत्मा, मूल अधिकारों को कहा है? आप जानते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। इसके अलावा अनुच्छेद 32 या संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है, उसको किस व्यक्ति ने भारतीय संविधान की आत्मा कहकर पुकारा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में ये भी आपने पढ़ा होगा। किस व्यक्ति ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है? ठाकुरदास भार्गव। इसके अलावा दूसरा, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, तो इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कहा है कि ये हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। दीर्घकालिक सपनों का विचार, याद रखिए। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने दीर्घकालिक सपनों का विचार कहते समय कहा था कि युगों युगों तक भारतीय लोगों के, या जो पीढ़ियों तक भारतीय लोगों के भविष्य को जो प्रस्तावना है, या जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, ये इसका मार्ग प्रशस्त करती रहेगी। इसके अलावा हमारी संविधान सभा के एक और सदस्य थे, के.एम. मुंशी। हम सब जानते हैं कि के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी जो थे, वो हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी यानी मसौदा समिति या प्रारूप समिति के भी एक सदस्य थे, या यूं कहें कि एकमात्र कांग्रेसी सदस्य थे। के.एम. मुंशी, इन्होंने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की जन्म कुंडली कहा है। क्या कहा है? जन्म कुंडली कहा है। इसके अलावा N.A. पालकीवाला, N.A. पालकीवाला ने परिचय पत्र कहा है। भारतीय संविधान का आइडेंटिटी कार्ड यानी परिचय पत्र, ये कहा है N.A. पालकीवाला ने। ये तो मित्रों बात की थी हमने कि प्रस्तावना के बारे में विभिन्न महानुभावों ने, विभिन्न विचारकों ने क्या क्या कहा है। इसके अलावा अब आगे हम चलते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना से संबंधित वाद देखते हैं। तो जितने भी वाद हैं उनको हम क्रम से देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं 1960। 1960 में जो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये था बेरूबाड़ी विवाद। बेरूबाड़ी विवाद क्या था, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद 1973 भारतीय संविधान में मील का पत्थर, केशवानंद भारती। ये केशवानंद भारती जो वाद है, इसने यूं कहें कि हमारे लोकतंत्र को और अधिक परिपक्व बना दिया, तो कोई बहुत ज्यादा अतिशयोक्ति ना होगी। इसके बाद 1994 का मामला, S.R. बोम्मई। S.R. बोम्मई वाद। 1995 इसमें LIC वर्सेस यूनियन गवर्नमेंट, ये वाद थे। इन वाद के बारे में हम अभी चर्चा करते हैं। सबसे पहले बेरूबाड़ी वाद, ये वाद क्या था, इसको आप थोड़ा इस तरीके से समझिए। जैसे ये हमारा पूर्वोत्तर भारत है, ये पूर्वोत्तर भारत का एक मैंने रफली एक आपको एक नक्शा दिया है। तो यहां का ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र असम से लगता हुआ बांग्लादेश, वर्तमान बांग्लादेश को लगता है, लेकिन उस समय के अंदर ये पूर्वी पाकिस्तान का भाग था। तो भारत सरकार ने इससे पूर्वी पाकिस्तान को, या यूं कहें बांग्लादेश को सौंपा था। इस मामले में बेरूबाड़ी वाद यूं कह सकते हैं, अनुच्छेद संख्या 143 के तहत हम जानते हैं कि भारत का राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से
किसी राष्ट्रीय महत्व के मामले पर सलाह मांग सकता है और उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट भी उसे सलाह दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट सलाह देने या ना देने के लिए स्वतंत्र है। वहीं पर राष्ट्रपति इस बात को मानने के लिए या उसके द्वारा दी गई सलाह को मानने या ना मानने के लिए स्वतंत्र है। ये खैर हम आगे बात करेंगे। पर अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति महोदय ने बेरूबाड़ी से संबंधित सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी थी। तो उस वाद में यह कहा गया था, स्पष्ट रूप से कहा गया था कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग नहीं है। प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग नहीं है, यह कहा था बेरूबाड़ी वाद के अंदर। उसके बाद 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ये जो वाद था अपने आप में हमारे लोकतंत्र का एक इतिहास का मील का पत्थर है। और इसमें अपने जो एंटीसीडेंट या जो पूर्व का जो निर्णय था उसको पलटते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग है। प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग है। और इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर मूल ढांचे का सिद्धांत दिया था। संविधान में मूल ढांचे का सिद्धांत है, वो कहां से आता है? केशवानंद भारती 1973 के वाद से आता है। मित्रों, जब मैं विश्लेषण की वीडियो बना रहा था तो हमने इस बारे में चर्चा की थी कि केशवानंद भारती वर्तमान समय के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, महत्वपूर्ण हो गया, प्रासंगिक हो गया है। हालांकि मैं यूं कहूं कि प्रासंगिक तो हमेशा से ही था, लेकिन एकदम से इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि केशवानंद भारती, श्री पगदलवरु और अन्य बनाम केरल वाद 1973 का ये जो वाद था, इसमें जो मुख्य याचिका करते थे केशवानंद भारती, श्री पगदलवरु, उनका हाल ही में देहांत हो गया है। सो अपने आप में ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है या परीक्षा की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण टॉपिक बन जाता है। सो हम इसकी वीडियो भी या केशवानंद भारती वाद से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण बातें हैं उनका हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे और उसमें हम ये चर्चा करेंगे। यहां पर आपको प्रस्तावना से संबंधित एक ही बात याद रखनी है कि केशवानंद भारती वाद के मामले में या इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग है। इसके अलावा मूल ढांचे का सिद्धांत दिया गया। एस.आर. बोमई कर्नाटक के ये मुख्यमंत्री थे। वहां पे संवैधानिक संकट की बात करते हुए राज्यपाल ने और राष्ट्रपति शासन वहां पे जो लगा दिया था वो ये सुप्रीम कोर्ट गए थे। तो 1994 में एस.आर. बोमई वाद में ये बात की थी, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से बोला था कि प्रस्तावना भारतीय संविधान की आधारभूत संरचना है। आधारभूत संरचना है। मूलभूत सिद्धांत या आधारभूत सिद्धांतों का जो सिद्धांत है वो 1973 में आया और इसको सुप्रीम कोर्ट ने 1994 के मामले में लागू भी करके बताया था कि आधारभूत संरचना यानी मूल ढांचे के सिद्धांत के तहत भारतीय संविधान में कौन कौन सी चीजें आधारभूत संरचना हो सकती है, इसको स्पष्ट किया था 1994 में। LIC बनाम यूनियन गवर्नमेंट, इस वाद में या इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का आंतरिक भाग है। प्रस्तावना भारतीय संविधान का आंतरिक भाग है और जहां कहीं भी प्रस्तावना का जहां कहीं भी जरूरत पड़े यानी भारतीय संविधान की भाषा अस्पष्ट है, जहां भी किसी कानून की भाषा स्पष्ट नहीं है, समझ में नहीं आ रही है, वहां पर सीधे तौर पर प्रस्तावना की सहायता ली जा सकती है, प्रस्तावना का उपयोग किया जा सकता है। सो मित्रों, हमने बात कर ली है आज प्रस्तावना की। प्रस्तावना का इतिहास हमने देख लिया, उसमें हमने देखा कि किस तरीके से जो प्रस्तावना है हमारे सामने आई, वो कहां से हमने विचार लिया, कहां से हमने भाषा ली, क्या भारत में भी प्रस्तावना से संबंधित कोई इतिहास रहा है। उसके बाद प्रस्तावना का हमने स्वरूप देखा, हमने देखा कि प्रस्तावना का स्रोत कहां से है, हमारी लोकतंत्र का, हमारी राज व्यवस्था का स्वरूप कैसा है और उसके उद्देश्य कैसे हैं, ये हमने प्रस्तावना के स्वरूप के बारे में अच्छे तरीके से अध्ययन किया और उसके बाद में जो प्रस्तावना है उसकी व्याख्या भी हमने देखी है। सो जहां तक मुझे लगता है कि इस टॉपिक को हमने बहुत भली भांति कवर कर लिया है, फिर भी आपके सुझाव आमंत्रित हैं
और अगला जो टॉपिक है वो सबसे महत्वपूर्ण वाद जो है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे केशवानंद भारती के मामले में। हालांकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है, किंतु प्रस्तावना या अन्य किसी मामलों में केशवानंद भारती बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु बन जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बन जाता है, करंट अफेयर्स का एक टॉपिक बन जाता है। सो अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। आप सभी का धन्यवाद।